your right hand on your navel. अपनी नाभि पर अपना दाहिना हाथ रख लें. Breathe in, and while you breathe in, feel your breathing in your stomach. Slowly slowly आप breathe in करेंगे, but your breathe in करते करते your stomach, feel your stomach full with breath, and try to see the expansion of your abdomen outside. And first you reduce your belly, shrink your belly, and then exhale whole breath. Deep abdominal breathing, like child breathing. This is the diaphragmatic breathing, but in this case, we see the abdominal movement. बिकॉज डायफ्राम नीचे आएगा तो आपका एब्डोमेन बाहर की तरफ एक्सपेंड होगा, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स फिल होगा आपका एयर से. सो ब्रीदिंग एक्चुअली डीप एब्डोमिनल होनी चाहिए और कॉन्शियसली होनी चाहिए. तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे. पुट योर राइट हैंड ऑन योर नेवल, ब्रीद इन slowly slowly, feel the expansion of your abdomen, full stretched abdomen. फर्स्ट पहले आप ब्रेथ को एक्सेल करेंगे, स्टमक को रिड्यूस करेंगे, देन द होल ब्रेथ विल एक्सेल. सो दिस इज द कॉन्शियस डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग. अगर आप किसी को ये एडवाइस करते हैं तो आप देखेंगे कि वो अपने आप ही थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगेगा. समटाइम्स पेशेंट इतनी प्रॉब्लम में आता है कि आप उसे बहुत ज्यादा यौगिक अभ्यास, मेडिटेशन आप एडवाइस नहीं कर पाते. सो इन दैट केस यू ट्राई टू मॉडिफाई these simple techniques, advise these simple techniques, और तब आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी टेक्निक से, लाइक डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग यू एडवाइज 3 times a day, 10 times, आप देखेंगे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने लग गया, एसिडिटी ठीक होने लग गई. सो लॉ ऑफ ब्रीदिंग का ये सेंस है. देन व्हाट इज द लॉ ऑफ फूडिंग इन नेचुरोपैथी? तो द लॉ ऑफ फूडिंग इज जस्ट ड्रिंक योर फूड. Drink your food means like chew your food properly in your mouth, because the carbohydrate digestion is complete in your mouth in the presence of ptyalin enzyme. Saliva तभी secrete होगा जब आप chew करेंगे किसी भी अपने माउथ में फूड को. सो मेनली कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं, when we eat carbohydrate and chew it properly 10 times, 12 times, then saliva, the ptyalin enzyme break starch into simpler form. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे स्टमक में फिर एसिड मिलेगा जो कि आपके प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का नहीं. सो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही होना चाहिए. सो आप उसको इतना लिक्विफाई कर दें और तब सॉलो करें. सो लॉ ऑफ फूडिंग इज जस्ट ड्रिंक योर फूड, नॉट ईट योर फूड. तो अपना जो खाना है वो आपको पीना है. पीना इन द सेंस उसको माउथ में इतना लिक्विफाई कर लेना है कि आपको वो पीने जैसा लगे. तो दिस इज द मेन कि आप फंडामेंटल लॉ है कि कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम में आता है तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इज मेनली कंसर्न है कि वो माइंडफुल ईटिंग करें. जब भी खा रहे हैं तो लैपटॉप, मोबाइल, वॉइस कोई भी इस तरह की ना हो. प्रार्थना के साथ खाएं, और जब भी खा रहे हैं तो आप उसको च्यूइंग टाइम बहुत अच्छा हो उनके पास, और वो अच्छे से प्रॉपरली च्यू करके खाएं फूड को. राइट. तो बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि जो इंडाइजेशन इश्यूज हैं वो ड्यू टू देयर फूड ईटिंग हैबिट्स. इफ आप अगर नेचुरोपैथी से ठीक करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी हेल्दी थ्रू नेचुरोपैथी, देन यू only suggest a few things, the lifestyle related problems, just discuss and advise properly. Next one is law of drinking. What is the law of drinking? Chew your water. Now you drink your water like food.
आपको खाना है. नाउ ईट योर वाटर, नॉट ड्रिंकिंग. सो व्हाई? बिकॉज आप कुछ भी खा पी रहे हैं, सो जब आप उसको सलाइवा से मिक्स करेंगे तो आपका जो सलाइवा है, दिस इज अल्कलाइन, हाईएस्ट अल्कलाइन. सो जितने भी जर्म्स हैं, जिसमें बैक्टीरियाज हैं, जितना भी टेम्परेचर डिफरेंस है, वो सारा का सारा आपका ओरल कैविटी में जा करके नॉर्मलाइज हो जाता है. तो अपन लोग जो इतना महंगा महंगा पानी के पीछे पड़े हैं, तो अगर आप अपने ओरल कैविटी में, माउथ में थोड़ी देर पानी को रखते हैं, किसी भी ड्रिंक को रखते हैं, जूसेस को रखते हैं, और तब आप धीरे से पीते हैं, तो मतलब उसको खाते हैं और उसमें 10 मिनट्स लगाते हैं, तो आप तब तरीका है वो पीने का. तो बैठ के पिएंगे, प्रॉपर सिटिंग से, प्रॉपर आप उसको एक सिप लिया, माउथ में मूव किया और फिर उसको लिया. सो चाहे वो वाटर हो, चाहे जूसेस हो, चाहे दूध हो, चाहे मट्ठा हो, लाइक कोई भी चीज आपको ड्रिंक करनी है तो उसको आप च्यू करेंगे, मुंह में चलाएंगे, और जब वो सलाइवा से मिक्स हो जाएगा, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, इनगल्फ. ओके. Next, the basic thumb rule is law of wearing clothes. We all wear thick clothing all the time, 24 hours in a day, in the night also. So our skin जो हमारी ब्रीथ करती है वो बंद हो चुकी है. बहुत सारा बॉडी का एरिया हम कवर्ड रखते हैं, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. हमारा स्किन हमारी ब्रीदिंग भी करता है, हमारी टॉक्सिन्स को भी बाहर एलिमिनेट करता है. सो अगर हम अपनी बॉडी को कवर्ड रखेंगे तो हमारी जो टॉक्सिन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो सब सप्रेस हो रही हैं, बंद हो चुकी हैं. सो एक तो हमें स्किन को ब्रीथ करने देना है. सो in simpler form, our clothes should be, at least internal clothes should be in cotton or white in color, because of the absorption of positive rays is only possible in white clothing. Okay. And then second thing is, we don't wear undergarments during the night. सो अगर हम नहीं पहनना चाहिए, वी शुड नॉट वियर. अगर हम ये हैबिट इनकलकेट करते हैं तो धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी लेडीज प्रॉब्लम्स में, ल्यूकोरिया लाइक, जिसमें वाटर डिस्चार्ज वगैरह होता है, तो वो री इन्फेक्शन का कारण बनता है. सो अगर ड्यूरिंग दीज प्रॉब्लम्स और इन जनरल भी, अगर हमें अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ अच्छी चाहिए और जेनाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी चाहिए, तो हमें उन्हें ओपन छोड़ना चाहिए. सो इसीलिए स्कर्ट्स, लुंगी, साड़ीज का प्रोविजन था. सो टाइट अंडरगारमेंट्स लाइक पैंटी, ब्रास, इन सबको हमें रात में नहीं पहनना चाहिए. तो जो भी व्यक्ति इस कंप्लेंट से आता है, तो आपको उसको पूरा जानना पड़ेगा नेचुरोपैथी में, देन काउंसिल करना पड़ेगा, देन यू चॉक आउट द एक्चुअल प्रॉब्लम, एंड देन आप फिगर आउट कर सकते हैं और उसको सही एडवाइस कर सकते हैं. तो क्लोथिंग बहुत मैटर करती है, बिकॉज इट सप्रेसेस योर स्किन सेल्स, स्किन टिश्यूज. सो दिस इज द मेन फैक्टर कि आप उसकी क्लोथिंग पे ध्यान दें. टाइट जीन्स, थिक जीन्स होल डे वियर करी जा रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं. तो एयर ब्रीदिंग होना चाहिए. स्किन शुड बी ब्रेथ, है ना. तो ब्रेथ लेना चाहिए स्किन को, और उसके लिए हमें वैसा ही इन्वायरमेंट देना चाहिए, लाइक एयर ब्रीदिंग. एयर वॉक करिए, फ्रेश एयर में वॉक करिए, कम कपड़ों में करिए, सन बाथिंग कीजिए. उसमें भी हम आगे उसको प्रॉपर लेंगे, उस लेक्चर को आगे सेशन में. नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ वर्किंग. लॉ ऑफ वर्किंग इज, हर वक्त हम काम कर रहे हैं और दोनों फैमिली में दोनों लोग काम कर रहे हैं. सो एक व्यक्ति को घर चलाना चाहिए और एक व्यक्ति को अपनी हॉबी वाइज काम करना चाहिए. व्हाई? जिससे कि घर में हार्मोनी बनी रहे और आप एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें. तो एक व्यक्ति कोई भी ऐसा जो कि एक्चुअली वर्क कर रहा है बिकॉज जरूरत है घर को,
और एक व्यक्ति को अपनी हॉबी वाइज काम करना चाहिए, तभी एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन पाएगा, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बन पाएगा। क्योंकि अभी आने वाले टाइम में हमारे पास बहुत सारी वुमेन्स का प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्योंकि दोनों वर्किंग हैं, तो कुछ पता ही नहीं है, सुबह 9 o'clock टिल 10 o'clock 11 o'clock दोनों लोग काम कर रहे हैं। सो ये भी बहुत ध्यान देने की बात है, और ये भी आपको डिजीज कर रही है। अगर आपको सही मायने में काउंसिल करना है और एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आपको पूरी बात को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। और बिकॉज द नेचुरोपैथी वर्क फ्रॉम द रूट केस, रूट से ठीक करती है लोगों को, तो आपको रूट को पकड़ना होगा, प्रॉब्लम कहाँ है, वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द बेसिक प्रॉब्लम। जो भी आप प्रॉब्लम सुन रहे हो उसका बेसिक कॉज क्या है। रिसेंटली मेरे पास जो पेशेंट्स आए, उनका बेसिक कॉज था सिटिंग आवर्स का ज्यादा होना। तो हमारा कोई भी ट्रीटमेंट उस पर उतना फायदा नहीं करेगा, या लॉन्गेविटी के साथ नहीं रहेगा, अगर हम उनको वो सिटिंग आवर्स उनके कम नहीं कराएंगे। सो आई एडवाइज just every 1 hour sitting you stand for a 15 minutes, राइट। सो उन्होंने वैसे ही अपना चीजें अरेंज करी, एक बड़ी ऊंची टेबल लगाई, एक नीची टेबल लगाई, और उसके बाद उनको आराम आना शुरू हुआ। ये सारा प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड था, मींस पाइल्स, फिशर, कॉन्स्टिपेटेड रहना, ब्लोटिंग, ये सब ड्यू टू लॉन्ग टाइम सिटिंग हैबिट्स, long time sitting works. Then the next is law of accumulation of money. जैसे हम जानते हैं कि अगर हमने 2 रोटी खाई है, 2 चपाती खाई है, तो हमें पता है कि हमें उसको डाइजेस्ट करने के लिए कितना काम करना है, राइट। आइदर वॉकिंग करेंगे, आइदर एक्सरसाइज करेंगे, और कुछ काम करेंगे, अदरवाइज वो 2 रोटी नहीं हजम होने वाली, डाइजेस्ट नहीं होंगी प्रॉपरली। सो इसी तरह अगर हम अच्छा मनी अर्न करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो हाउ वी सर्कुलेट दिस मनी, लाइक सही जगहों पे लगाना, 5% डोनेशन करना। तो इस तरीके से एक्युमुलेशन ऑफ मनी, अगर आपने बहुत जगह मनी को कर रखा है, ऑक्युपाई कर रखा है, तो आपकी नींद जानी स्वाभाविक है। सो आपको बहुत अच्छे से मनी का मैनेजमेंट आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत जगह इन्वॉल्वमेंट रहता है बहुत सारी चीजों में, तो उनको बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, स्ट्रेस, टेंशन। तो आपको ये भी चीजें समझनी पड़ेंगी कि आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से करो, कुछ चीजें डोनेट कर दीजिए, कुछ मतलब ऐसे करके आपको उनको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ स्लीपिंग। जनरली हम सोते हैं तो हमें बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, बहुत सारे, हर किसी व्यक्ति के रहते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ स्लीपिंग में कि जब हम सोने चलें तो हम योग निद्रा का अभ्यास आप उन्हें एडवाइस कर सकते हो। क्योंकि आज जिस तरह से मेंटल डिसऑर्डर बढ़ रहा है, वो सिर्फ बिकॉज ऑफ कि दिन भर का टायर्डनेस और फोन का इस्तेमाल करते हुए हम सो रहे हैं। सो अगर हम फोन को बाहर रखवा करके उनको योग निद्रा का अभ्यास करें, द प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा, तो ये मिरेकुलस होगा। और ये जो स्लीपिंग होगी, ये डीप sleep होगी, deep complete sleep which relax their nervous system. And then next is law of resting. The law of resting says when we rest properly, so just say to the diseased part or tense part that this is healthy, this is healthy, this is healthy. So ये जो एफर्मेशंस हैं, ये आपके उस पार्ट को रेस्ट देते हैं। तो जब कभी आप थक जाएं या बहुत टायर्ड हो जाएं, just sit and say to diseased part or tired part, this is healthy, or I am healthy, I am relaxed. Now next is law of clearing thought. What is this? Law of clearing thought. अपने विचारों को शुद्ध करना। आपके विचारों को कैसे शुद्ध करते हैं? जैसे हमें किसी चीज से डर लग रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट एक फ्रेज क्रिएट करें। जैसे हमारा बच्चा बाहर गया और
बाइक चला के गया पहली बार, तो हमें डर लग रहा है कि वो सही से पहुंचा कि नहीं। तो हर वक्त अगर ये थॉट आ रहा है कि पता नहीं सही से पहुंचा कि नहीं, तो ये दिस फियर उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। सो ये फियर का अपोजिट सेंटेंस हम बनाएंगे, माय, जैसे हमारा बच्चा, आवर चाइल्ड is completely safe and I am confident about it. So I know God is always help him or her. So ईश्वर हमेशा उसकी मदद कर रहे हैं और करेंगे, और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो जो हमारा फियर है उसको हमने एक एंटी सजेशन दे करके चैंट करना शुरू करा कि वो पूरी तरह स्वस्थ है और ईश्वर हमेशा उसकी मदद कर रहा है। सो इस तरह का कोई भी नेगेटिव थॉट के लिए कोई आता है, या आपके दिमाग में भी कोई भी थॉट बोलता है, तो उसको आप इस तरीके से पॉजिटिव एफर्मेशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। The last one is law of socialization. Socialization, what is socialization? जो आसपास के लोग हैं उनसे हम कैसे बिहेव करें, ये हम सीखते हैं सोशलाइजेशन। तो जो हेल्दी पर्सन है उसको ये भी आना चाहिए कि वो कितना सोशली हेल्दी है, कितना सोशल वेलबींग है। एंड सेकेंडली, उसको अपने ऑर्गन्स के साथ भी कम्युनिकेशन आना चाहिए। वो कितना अपने ऑर्गन्स को समझता है, लाइक कितना लीवर को समझता है, कितना पेनक्रियास को समझता है, कितना हार्ट को समझता है। सो ये भी बड़ी चीज है ना, कि आप अपने ऑर्गन्स से कैसे बात करते हैं। सो थोड़ा समय बिल्कुल शांति से बैठ के अपने साथ बिताना चाहिए, जिससे आप सोशली इंगेज हो सके अपने ऑर्गन्स के लिए। सो ये बेसिक थंब रूल्स हैं जो आपको अपने लिए भी हेल्प करेंगे, और किसी पेशेंट के लिए भी आप जब जज करेंगे उसे, आप उसकी काउंसलिंग करेंगे, सो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है। So this is a brief introduction about the naturopathy characteristics, naturopathy principles, and basic thumb rules. These are the some other definitions about naturopathy. The natural method as hitter to applied, which for excels the other system, is the foundation of new art of healing without drug or operations. तो बिना ड्रग और ऑपरेशन के जो मेथड अप्लाई किया जाता है वो है नेचुरोपैथी। लुई कुने न्यू नेचुरोपैथी इन्होंने दी, द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, इलाहाबाद 1967 में। Next, nature cure is a comprehensive term applied to all method of treating disease, which aims as cooperating with the natural forces and defensive mechanism of the body. It is a distinct system of healing based upon its own philosophy of life, health, and diseases. So, M. Jasawala, Healing from Within, 1966. It may be defined as an art, a science, a philosophy, and a practice following definite physical, chemical, biological, mental, and spiritual law for the restoration and maintenance of health and the correction of bodily disorder without a use of poisonous drug. सो सारी डेफिनेशंस यही बता रही हैं कि जब हम बिना दवाओं के इलाज करते हैं तो हम उसे नेचुरोपैथी कहते हैं, और इसकी फिलॉसफी आपको फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स देती है। One more is naturopathy is the system of medicine to diagnose, treat, and prescribe for any human diseases, injury, deformity, for any physical, chemical, or mental condition, through the use of air, light, water, heat, and all natural method and modalities. So other natural चीजों को भी इन्होंने जोड़ा और बोला, जैसे हीलिंग है, जैसे एक्यूप्रेशर है, योगा है, तो इन सब चीजों को भी अगर आप नेचुरल तरीके से एक्सरसाइजेस वगैरह कराते हैं, डाइट कराते हैं, तो ये भी नेचुरोपैथी के अंतर्गत आता है। जसवाला जेएम, द की टू नेचर, इनकी बुक है, 1992 में पब्लिश्ड है। नेचर क्योर इज द फिलोसफी ऑफ डिजीज एंड हीलिंग बिल्ट अप। बेंजामिन हेरी की भी बुक है, एवरीबॉडीज गाइड टू नेचर, जो कि बहुत अच्छी है पढ़ने में।
नेचर क्योर द कंप्लीट डेफिनेशन को कैसे एलिबरेट करेंगे? ए मीन्स एब्सोल्यूट, प्योर एंड परफेक्ट. T for tabling, setting in order. U for umbrella, all round security, है ना, क्योंकि आपका इम्यूनिटी इनहेंस करती है और आपको एक अम्ब्रेला जैसा छतरी प्रदान करती है बाहर के वायरस, बैक्टीरिया इन सब से लड़ने के लिए. R for rational, always do justice. E for effectiveness, helpful activities. C for consideration, to make aware. U for unity of disease and unity of treatment. ये हमने आपको पहले भी बताया, आगे भी पढ़ाएंगे. सभी बीमारियां एक हैं और उनका इलाज भी एक ही है. ठीक, बिकॉज क्या बीमारी है? टॉक्सिन्स, बॉडी में एक्युमुलेशन टॉक्सिन्स का होना, और इसका इलाज भी एक ही है कि बॉडी को डिटॉक्स कर दिया जाए, उन टॉक्सिन्स से फ्री कर दिया जाए. R for right habit and E for elimination of foreign matter. So this is all about the principle, characteristics, meaning. Now अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं कुछ डाइट कॉन्सेप्ट पे. तो थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे. डाइट कॉन्सेप्ट इसी स्लाइड में है जो हम लोग पहले देख चुके हैं. सी. सो अभी तक समझ में आया सब कुछ? जी यस मैम. ओके. सो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, या अभी ये वाला थोड़ा सा पढ़ाने के बाद भी पूछ सकते हैं. ओके. और नहीं तो आज कंटेंट हो जाएगा काफी कुछ, तो आप नोट्स बना लो, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बाद. राइट. सो डाइट कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरोपैथी क्या कहता है? एकदम अलग है ना. तो हमारा आयुर्वेदा है कि कोई भी चीज वात पित्त कफ से रिलेटेड है ना. कोई भी चीज की तासीर ठंडी है या गर्म है, बट हॉट और कोल्ड. सो बट हमारे नेचुरोपैथी में एक ही कॉन्सेप्ट है, एसिडिक और एल्कलाइन. एसिडिक मीन्स अम्लीय और एल्कलाइन मीन्स क्षारीय है. कोई भी चीज एसिडिक है या एल्कलाइन है, तो ये आप नोट करो. डाइट कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरोपैथी बेस्ड ऑन एसिडिक एल्कलाइन थ्योरी ऑफ डाइट. एसिडिक अम्लीय भोजन और एल्कलाइन डाइट इज क्षारीय भोजन. तो हम एसिडिक और एल्कलाइन डाइट को पहले समझेंगे. कोई भी चीज में okay, acidic and alkaline diet. For ever healthy we should follow 80% alkaline and 20% acidic diet. ये क्या? ये तब है जब हम एवर हेल्दी रहना चाहते हैं. सो एवर हेल्दी रहने के लिए हमें फॉलो करना चाहिए 80% एल्कलाइन एंड 20% एसिडिक डाइट. क्या है एल्कलाइन डाइट? जो भी डायरेक्ट है, प्लांट बेस्ड है, जो डायरेक्ट सोर्स है, जिसका क्रिएशन गॉड ने किया है, वो सारा एल्कलाइन है. और जिस चीज का क्रिएशन हमने किया है वो सारा जो मैनमेड है वो सारा एसिडिक है. जैसे ईश्वर ने क्या बनाया है? व्हीट, गेहूं. गेहूं को हमने बोया और ज्वारे निकले, तो गेहूं का ज्वारा हाईएस्ट एल्कलाइन फूड है. गेहूं हाईएस्ट एल्कलाइन फूड है, और क्योंकि उसमें जो जर्मिनेशन हुआ और ग्रीन कलर के ज्वारे निकले, तो वो हाईएस्ट एल्कलाइन फूड है. उसमें कैंसर तक सेल्स को भी मारने की क्षमता है और नई सेल्स को बनाने की क्षमता है. उसको ग्रीन ब्लड भी कहते हैं. सो वो है, गॉड ने बनाया उसको. राइट. गेहूं का ज्वारा. हमने क्या किया? हमने उस गेहूं को लिया, देन हमने उसको ड्राई सुखाया, देन उसको दलिया बनाई. दलिया क्या हुई? थोड़ी कम एल्कलाइन. अब वो उसमें एसिडिटी कंटेंट आ गया है बट स्टिल एल्कलाइन है. तो अभी हमने एल्कलाइनिटी को 80% से रिड्यूस करके 70% या 60% पे ले आए. देन हमने क्या किया? उसको आटा पिसवा दिया. सो अब एल्कलाइनिटी कितनी हो गई? 50%. कम हो गई और कम हो गई. अब हमने उसको और रिफाइंड किया और हमने उसको मैदा बना दिया. अब एल्कलाइनिटी कितनी हो गई? 20%. 20% एल्कलाइन है, बाकी रेस्ट वो एसिडिक है. अब वो 80% एसिडिक हो चुका है जो 80% एल्कलाइन था. देन फिर हमने क्या किया? उसको हाई फ्लेम पे पुड़िया बना दी.
सो अब क्या हो गया, 0% alkalinity, highest acidic food. So the गॉड मेड फूड है वो एसिडिक एल्कलाइन है, और जो मैन मेड फूड है वो एल्कलाइन है, एसिडिक है, सॉरी. सो जब भी हम किसी भी नेचुरल चीज को प्रोसेसिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ओवर कुकिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, तो वो एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है. सो जितनी भी तरह के फ्रूट्स हैं, all kinds of fruits, vegetables, grains, dry fruits, sprouts, these are all come under the alkaline diet. And Ma'am, excuse me, ma'am. As you earlier you told us, gehu, that is wheatgrass juice, that is green blood. It is which is a highly alkaline drink, which is good for health, especially for it will kill the cancer cells, right, Ji? Yes. For daily diet, we can take that green juice, wheatgrass juice. Daily you can take wheatgrass juice for healthy person also, or for cancer patient, rheumatoid also. Okay, Ji. Thank you. Initially, starting by 20 ml, 25 ml, morning, evening, empty stomach, and then increase कर सकते हैं. You can increase up to, in chronic illnesses, 250 ml. Okay, starting by 25 or 50 ml. Okay, Ji. Thank you. Okay, thank you. Then अगेन वापस जाते हैं. तो दो थ्योरी आपको क्लियर की, एसिडिक एंड एल्कलाइन. तो अभी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत जगह बहुत सारी चीजें ऐसी लिख दी जाती हैं. तो अभी सिंपल फंडामेंटल लॉ है कि अगर नारियल की गिरी और नारियल आपने फ्रेश खाया है, दिस इज एल्कलाइन. और अगर आपको प्रिजर्वेटिव्स के साथ आपको नारियल का लड्डू मिल रहा है, या आपको ड्राई फॉर्म में, और फिर आपको बॉटल में प्रिजर्व, आजकल कोकोनट जूस आ रहा है, सो दिस इज एसिडिक, नॉट एल्कलाइन. हाँ, कुछ परसेंट ऑफ एल्कलाइनिटी हो सकती है, बट एल्कलाइन उतना एल्कलाइन नहीं हो सकता जितना आपने नेचुरल नारियल को, ग्रीन नारियल का आपने वाटर पिया. और जो एल्कलाइन फूड है, प्योर फॉर्म में एल्कलाइन है, उस पे आप किसी भी डिजीज का मैनेजमेंट कर सकते हैं. लाइक एक्यूट डिजीजेस का एक और वर्ड आएगा, एक्यूट और क्रॉनिक, आगे चल के इसको भी समझ लें. Acute disease, what is acute disease, what is chronic disease? Acute disease जो हमें immediate होती है, right? कि हम मार्केट गए एंड जब हम वापस आए तो हमें थोड़ी स्नीजिंग होने लगी, हमें थोड़ा हेडेक होने लगा, हमें थोड़ी टायर्डनेस फील होने लगी, सो हम कहेंगे कि ये एक्यूट डिजीज है. ठीक है. सो अगर हम ये कहें कि बहुत दिनों से हमें 4-5 महीने हो गए, नी पेन हो रहा है, रिस्ट पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, दिस शुड, मतलब ये कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे क्रॉनिक इलनेस में. अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 5 साल से कंटिन्यू है, तो वो क्रॉनिक इलनेस है, और उसका मैनेजमेंट कई तरीके से करना पड़ेगा. Many systems or many type of diet involved in that condition, but in acute condition only give alkaline diet and rest. तो वो कंडीशन क्रॉनिक में कन्वर्ट ही नहीं होगी. अगर किसी को स्नीजिंग और कफिंग है और हम उसको अल्कलाइन डाइट मींस कैसा कैसा, गेहूं के ज्वारे के रस पे रख दे सकते हैं, व्हीट ग्रास जूस, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, हनी वाटर, फ्रूट जूसेस. सो इन पे अगर हम रख दें लॉट्स ऑफ वाटर एंड रेस्ट, ठीक हो जाएगा. सो ये कफिंग और स्नीजिंग कभी भी नेवर कन्वर्टेड इनटू एस्थमा और मेजर कफ में कभी कन्वर्ट नहीं होगी. देन अभी क्या हो सकता है, अब जब क्रॉनिक इलनेस भी बहुत समय तक बनी रहती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, इसका मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा है, असाध्य बीमारियां जो कभी भी ठीक नहीं होती, जिनका हम सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं. वो क्या है, एड्स है, कैंसर है, ल्यूकोडर्मा है, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां उसमें बन जाती हैं उस तरीके से. तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं होती, जिनको आपको मैनेजमेंट करना है, नेचुरोपैथी से भी ठीक नहीं होंगी. सो
और इनिशियल स्टेज पे तो वो इसका मतलब वो क्रॉनिक लेवल पे थी इसलिए ठीक हो गई, तो फर्स्ट स्टेज पे वो भी ठीक होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिक और एल्कलाइन का, ये चार्ट है जिसको आप देख रहे हैं। सो इधर हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.3, तो 7.3 पीएच को हमारा बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। जब हम ऐसा फूड खाते हैं कि हमारा पीएच, ब्लड का पीएच 7.3 के आसपास रहे, तो हम एकदम हेल्दी रहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो लोग अल्कलाइन डाइट ही लेते हैं, फूड खाते ही नहीं, राइट, ऑलवेज टेक फ्रूट्स, तो वो लोग भी बीमार हो जाएंगे, हो जाते हैं, और मैंने अपने बहुत पास से देखा है ऐसे लोगों को। सो बहुत ज्यादा अल्कलाइनिटी भी प्रॉब्लम का कारण है, बहुत सारी बीमारियों का कारण है, और बहुत सारा एसिडिक बिहेवियर तो प्रॉब्लम है ही है। सो जो 80-20 का रेशियो बनाया गया है कि मतलब आप बहुत टाइम तक अगर फास्टिंग कर ले जाते हैं तो भी आपको बॉडी को प्रॉब्लम आएगी। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हैं तब तो आप जो डाइट ले रहे हो वो आपको प्यूरिफाई करेगी, बट अगर ओवर एल्कलाइनिटी हो रही है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी एल्कलाइनिटी है और आप एल्कलाइन फूड ही खा रहे हो तो, और एसिडिक बिल्कुल नहीं खा रहे, तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाती है। सो एसिडिक और एल्कलाइन फूड मतलब एसिडिक फूड जो आप कुकिंग करते हो, तो कुक्ड फूड का रेशियो 20% होना चाहिए। तो अगर दिन में, अगर हम ऐसे समझें तो दिन में अगर हम एक मील कुक्ड लेते हैं और बाकी हम लोग सैलेड है, जूस है, फ्रूट्स है, स्प्राउट्स हैं, सोक्ड ग्रेन्स हैं, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब लेते हैं, तब हम पहुंच पाएंगे 80-20 के रेशियो पर। ठीक है, तो 80-20 का रेशियो मींस कि जो रॉ डाइट है, जो रफेज है, जो चटनियां हैं, वो हमारी 80% थाली में होनी चाहिए और 20% हमारा कुक्ड फूड होना चाहिए। सो वो दोनों ही बैलेंस करके चलेंगे तभी हेल्दी रहेंगे। तो आप इस फिगर में देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी बेकरीज हैं, पिज्जा है, ब्रेड है, बर्गर है, जैम है, सॉसेज हैं, ये सारे एसिडिक मीडियम देते हैं हमको। मिल्क हमारा न्यूट्रल कंडीशन में रखा गया है, मतलब उसका पीएच नॉर्मल है, न्यूट्रल है, तो वो तो ना तो एल्कलाइन है ना एसिडिक है। हाँ, मिल्क में कफ बनाने की टेंडेंसी होती है, इसलिए नेचुरोपैथी में मिल्क को बहुत अच्छा नहीं माना गया। डिजीज मैनेजमेंट में हम मिल्क को कंसीडर नेचुरोपैथी की दृष्टि से नहीं करते हैं, बहुत कम ही केसेस में करते हैं। नेक्स्ट एल्कलाइन डाइट आप इधर देख रहे हो, सारा फ्रूट्स रखा हुआ है, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। सो सारा 8, 9, 10 और हर कलर के फ्रूट और वेजिटेबल्स आपकी एल्कलाइन डाइट का हिस्सा है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और जितनी तरीके से मैं जितनी सिंपल तरीके से समझा रही हूँ वही अच्छा है, नहीं तो आप एक एक देखते रहोगे परेशान हो गए, ये एसिडिक होता है, नहीं अल्कलाइन होता है, नहीं इसका पीएच कितना होता है, कुछ नहीं देखना है। अगर कोई चीज गॉड की बनाई हुई है तो वो एल्कलाइन ही है, और अगर हमने उसको रिफॉर्म किया है, डेकोरेटिव किया है, क्रीम, पिज्जा, सॉसेस लगाए हैं, तो इसका मतलब वो एसिडिक ही है। नेक्स्ट एक और चीज, हिपोक्रेट्स ने कहा, फादर ऑफ मेडिसिन, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। ठीक है, तो हमेशा अपने भोजन को ऐसा बनाएं कि वो हमारे लिए औषधि बन जाए, हमारे लिए दवा बन जाए। सो ऐसा ही करके चलना चाहिए। एक और चीज जो हमारे डाइट को डिजाइन करती है, जो हमारी नेचुरोपैथी डाइट को डिजाइन करती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दिस? द बॉडी ऑर्गन क्लॉक। लुक एट दिस पिक्चर। पूरी पिक्चर में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स लिखे हैं, हर बॉडी पार्ट्स का एक डेफिनिट टाइम है। जैसे हमारे सन का राइजिंग टाइम है, सनसेट टाइम है, इसी तरह हमारी पूरे इस पिक्चर में बॉडी ऑर्गन्स का अपना टाइम है। व्हाट इज दिस? लार्ज इंटेस्टाइन, यहां से शुरू करते हैं। जैसे कहना होता है कि 5 बजे उठना चाहिए, या 3 से 4 के बीच में उठना चाहिए। तो क्यों वेकअप हूं? क्योंकि बिकॉज 3 से 5 के बीच में लंग्स का समय है, जहां पर हमारे लंग्स सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो लंग्स की एक्टिविटी है हमारी 3 से 5 के बीच में, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो 5 बजे के पहले
और 3 बजे के बाद हमें उठना चाहिए, जिसमें लंग्स की एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। 5 to 7 के बीच में लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, हमारे फीकल मैटर को बाहर करती है, मतलब मोशन करने का सबसे सही समय 5 से 7 के बीच में होता है। अगर इस टाइम पे हम नहीं उठते हैं तो हमेशा ही उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हमेशा ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं सूर्य उदय, सनराइज के से पहले ही उठना चाहिए। देन नेक्स्ट 7 to 9 के बीच में आप देख रहे हैं स्टमक का टाइम है, तो स्टमक का टाइम है, इसलिए इस समय पे एक अच्छा ब्रेकफास्ट आपको करना चाहिए, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करना चाहिए। 9 to 11 अगेन एसिमिलेशन का टाइम है, स्प्लीन का फंक्शन होता है। 11 to 1 हार्ट फंक्शन है। 1 to 3 के बीच में अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम है, जहां पर आपको अगेन फूड इनटेक करना चाहिए। ब्लैडर का टाइम, किडनी का टाइम, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वॉर्मन। अब फिर अगेन एक बात समझने की है कि जो गॉल ब्लैडर एंड लीवर है ये है 11 to 3 के बीच में, ठीक। मतलब हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा रेस्ट किस टाइम पे चाहिए, 11 से 3 के बीच में। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं या किसी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें 11 से 3 उसको गहरी नींद में जाना चाहिए। तो डीप ट्रांस स्लीप के लिए उसे 9 बजे मोबाइल रख के बिस्तर पे जाना पड़ेगा, तभी 11 बजे 11:30 बजे उसको गहरी नींद आएगी, डीप ट्रांस स्लीप आएगी। और अगर लिवर और गॉल ब्लैडर हमारा गहरी नींद में रहता है, अच्छी नींद हम सोते हैं इस टाइम पे, तो हम हेल्दी रहते हैं। तो अभी आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो पूरा गड़बड़ शड़बड़ कर रही है। तो अभी क्या कर रहे हैं वो लोग अर्ली मॉर्निंग यहाँ तक सोते रहते हैं, पूरा 9 बजे तक, राइट। और फिर कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेन है, और यहाँ पर वो लोग रात भर जगते रहते हैं 3 बजे तक, तो लिवर टायर्ड हो जाता है और उसे कंप्लीट रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। सो ये कंडीशन उनको आपको बदलनी पड़ेगी कि उनको 9 बजे 10 बजे सुलाना पड़ेगा और इधर 3 बजे उठा देना चाहिए। सो उनको जो प्राइवेसी चाहिए वो भी मिलती है, और 3 से 4 बजे उठ जाएं, वो उस समय पर पढ़ें। तो जो पहले हमारे एंशियंट गुरुज और ऋषिज कहते थे और अर्ली इन द मॉर्निंग उठते थे, तो उनको उपासना का टाइम भी पता था, साधना का टाइम भी पता था। और इससे अगर आपको रिलेट करके समझते हैं ऑर्गन को, तो भी आप समझ पाएंगे कि डाइजेशन किस समय सबसे अच्छा है, फूड इनटेक किस समय अच्छा है, किस समय स्लीपिंग आवर्स सबसे अच्छे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने ये स्लाइड इसमें लगाई हुई है, जनरली नहीं मिलती है ये सारे कंटेंट। सो अब एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं, जिसके बाद आपका डाइट डिजाइन होता है। तो वो अभी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या है, वी शुड ईट एक्यूरेट कॉम्बिनेशन। अभी जो हम लोग खाना खाते चले आ रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी चटनी पापड़ दही बड़ा सलाद मीठा सब कुछ होता है ना, तो दिस इज ये अभी ये तब खाना था जब हम बहुत सारा वर्कआउट करते थे, खेतों में हल चलाते थे, घर का बहुत सारा काम खुद से करते थे। अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंडियंस को क्या है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस, पाइल्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सारे के लोग ये सारे से परेशान हैं। अब ये सारी परेशानियां नेचुरोपैथी से इजीली हैंडल होती हैं, बट सबसे पहले हमें नेचुरोपैथी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। वी शुड ईट एक्यूरेट कॉम्बिनेशन। सो अभी ये थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा आपको, बट मैं कोशिश करूंगी कि इसको मैं आपको एलोबरेट कर सकूं। कार्बोहाइड्रेट प्लस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अभी तक हम क्या करते हैं, एक बैलेंस डाइट बनाई गई जिसमें जस्ट गिव 2 minutes। थैंक यू। सो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। सो अभी तक हम लोग क्या खाते कि हमें हमारी
थाली इस तरह से डिजाइन हुई कि हमें प्रोटीन भी मिल जाए, हमें कार्ब्स भी मिल जाए, हमें मिनरल्स विटामिन्स भी मिल जाए, हमें फ्रूट भी मिल जाए। इस तरीके से हमने उस थाली को डिजाइन किया। बट आपको पता होना चाहिए शायद कि जब हम दाल चावल को इनगल्फ कर लेते हैं ना, क्योंकि हमने उसको लिक्विफाई कर दिया, हाई प्रोटीन और हाई कार्ब हमने फटाफट सॉलो कर लिया। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होना था? माउथ में। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होना था? स्टमक में। दोनों को आपने सॉलो कर लिया तो कार्ब्स जो हैं बिना चबाए हुए बॉडी में पड़े रहे, और वो तब तक पड़े रहे जब तक उनको डेफिनिट अमाउंट ऑफ सलाइवा नहीं मिलता। सो ये डाइजेशन डिलेड हो गया, ब्लोटिंग में कन्वर्ट हो गया। अभी तब मोटा अनाज था जिसको हम माउथ में चबाते थे, अभी नहीं चबाते। तो अगर हम पहले की ट्रेडिशन के हिसाब से सब्जी और चावल खाएं, तो जब कभी मैं डाइट बदलती हूँ पेशेंट की, तो हम इस कॉम्बिनेशन पे डाइट लिखते हैं। क्या होती है वो? कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज चपाती एंड राइस। तो उसके साथ हम क्या कॉम्बिनेशन लिखेंगे? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो फ्रूट का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका राइस एंड चपाती, तो उसके साथ आप सब्जियां लिखेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जियां। और वेजिटेबल्स को आप ग्रेट करके, जैसे गाजर को ग्रेट कर लिया आपने, उसमें आटा सान लिया है ना, फ्लोर बना लिया, या आपने लौकी को ग्रेट किया, सब्जियों को ग्रेट किया, पालक है, स्पिनच है। सो ये इस तरीके की सब्जियों को आपने आटे में गूंथ करके डब बना लिया और उसकी चपाती ली, और उसके साथ चटनी और सैलेड खाया। ये कॉम्बिनेशन आपको करना है। एंड प्रोटीन के साथ क्या किया? प्रोटीन के साथ भी आपने दालें हैं जैसे, तो एक तो होल ग्रेन्स हो, दालें साबुत हो, और उन दालों को जब आपने कुक किया है तो उसके साथ खूब सारी सब्जियां मिलाइए। तो उस तरह का जैसे सांभर प्रेपरेशन है तो वो एडवाइजेबल है। ऐसे ही फ्रूट्स क्यों लिखी है? प्रोटीन के साथ फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए खीर बनानी है, सो अगर आप चावल की खीर खाते हो तो ये आपके लिए हैवी है, हार्ड टू डाइजेस्ट है, और जो कि डिजीज्ड लोग हजम नहीं कर पाएंगे। दिस इज द बॉडी बिल्डअप करने के लिए बनाई गई है। और अगर आपको डिजीज्ड हो रहे हैं तो ये हार्ड मतलब हैवी फूड है। अगर आप फ्रूट्स की खीर बनाते हैं तो इजी टू डाइजेस्ट है। अगेन दही, कर्ड में जब आप वेजिटेबल डालते हैं, लौकी है, गाजर है, तो ये इजी टू डाइजेस्ट है। अगर मोटी सी बात समझें तो अगर आप आटे में दाल भरते हैं तो हाई प्रोटीन हाई कार्ब, हार्ड टू डाइजेस्ट है। अगर आप आटे में, व्हीट में, फ्लोर में अगर आप वेजिटेबल्स मिला करके मोमोज वाला प्रिपरेशन करते हैं, पर वो मैदा नहीं, फ्लोर जो है आटा होना चाहिए, स्टीम्ड करते हैं, तो वो हेल्दी प्रिपरेशन है। सो ये आपको देखना पड़ेगा, दिमाग लगा के खुद से सोचिए। जहां पर आपने प्रोटीन के साथ वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन दिया, दालों में एक तो दालें साबुत हो, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर साबुत नहीं है तो छिलके वाली हो, सेकेंड प्रायोरिटी। छिलके वाली भी नहीं है, प्लेन है, पॉलिश्ड है, तो उसमें बहुत सारी सब्जियां हो, तब आप उसको खा के देखें। और एक आपने चपाती खूब सारी खाई, एक चपाती में सब्जियां डाल दी और उसको उस तरह से आपने रोटी बनाई, तो कहीं पर भी आप सोचिए, अब जब आप खाना बनाएंगे तो सोचिए कि कहां पर आप हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं, तब क्या होता है डाइजेशन। और जहां पर आप प्रोटीन के साथ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, या कार्बोहाइड्रेट के साथ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं, तो कितना आनंद आता है खाने के बाद। सो ये आप जब बहुत बारीक से एब्जॉर्ब कर, माइन्यूट से ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि अरे इस खाने के बाद ज्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन हो रहा है, और इस खाने के बाद हमको काफी टाइम लग रहा है उसको डाइजेस्ट होने में। जो 1-2 घंटे में प्रॉपर भूख लग जानी चाहिए थी, उसके लिए हमको 4-4 घंटे लग रहे हैं। सो ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसको थोड़ा सा बारीक से स्टडी करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है और कोई भी इस पे हाथ नहीं रखता। क्योंकि मैं इसको लेकर के चलती हूँ तो इसलिए इतना मतलब बता पाती हूँ इतना। ये मतलब इसको स्टडी करना पड़ेगा, आपको इसको जीना पड़ेगा, इसको चेंजेस को अपने अंदर चेंजेस करके खा करके देखना पड़ेगा कि क्या चीज आप कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं कि वो लाइट वेट हो, इजी टू डाइजेस्ट हो।
ये मैंने अभी बताया आप लोगों को, थ्योरी ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक इलनेस। इसमें क्या था, एक्यूट डिजीजेस में मैंने बताया क्या क्या होती हैं, वोमिटिंग, कोल्ड एंड कफ, लूज मोशन, फीवर, हेडेक। जनरली ऐसा ही होता है, हम कहीं से आए, हमने इन्फेक्शन कैच किया, तो हमें एक्यूट डिजीजेस में आ गए हम। क्रॉनिक इलनेसेस क्या है, एक्सेप्ट फॉर ऑल आर क्रॉनिक डिजीजेस। When we suppressed acute diseases, they are chronic diseases. तो ये कन्वर्ट हो जाती है क्रॉनिक डिजीजेस में। एक्यूट डिजीजेस का ट्रीटमेंट क्या होता है, 3 days रेस्ट, ऑन लिक्विड डाइट, फ्रूट जूस, हनी लेमन वाटर, मड पैक, कोल्ड टॉवल ऑन स्टमक, या हम आगे पढ़ाएंगे एनिमा। तो इससे सारी एक्यूट बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर हम बीमारियों को एक्यूट लेवल पे ही ठीक कर दें तो आप जानते हैं कि क्रॉनिक इलनेसेस आएगी नहीं, और क्रॉनिक नहीं आएगी तो उससे बड़ी वाली प्रॉब्लम में भी नहीं फंसेंगे आप। सो अभी आप हमसे पूछो, क्योंकि थोड़े से सब्जेक्ट थोड़ा हैवी है आपके लिए। अब आप बताओ कि आपको क्या समझ आया, क्या और समझना है। बहुत हैवी था, इट्स टू हैवी टू डाइजेस्ट। हेलो चंद्रमौली जी, मैम। जयश्री जी। जी मैम। अंडरस्टैंड एवरीथिंग? Yes, Ji, understand everything. But you said that for acute diseases, 3 days rest. Once again, please explain, Ji. लाइक अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम एक एक डिजीज को आगे भी लेंगे, तो दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स, है ना। ओवरऑल हमने डाइट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी ही पढ़ना है। आगे हमें और उसको एलोबरेट चाहिए, एक्यूट डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस कैसे ठीक करते हैं, वोमिटिंग कैसे ठीक करते हैं। तो अभी जैसे लाइक एनिमा, ये सब अभी हम पढ़ाएंगे ना, राइट। तो आपको और क्लियर हो जाएगा, एनिमा एंड कोल्ड पैक, राइट। तो किसी भी डिजीज को ठीक होने में 1 से 3 दिन लगते हैं, चाहे आप मेडिसिन लो चाहे ना लो। अगर आप नेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं, रेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देते हैं, तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या काम करना है, होमवर्क ये है, कल हम फास्टिंग पढ़ाएंगे। फास्टिंग इज द डाइट कॉन्सेप्ट, और नेचुरोपैथी में फास्टिंग करा के आप 80% प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको आज ये होमवर्क करना है कि आप जो खाते हैं उसको चेक करेंगे कि आप कितने % अल्कलाइन डाइट खाते हैं, कितने % एसिडिक खाते हैं। अब जो पढ़ाया है वो नहीं, तो आपने क्या करना है, मॉर्निंग से लेके टिल नाइट, जैसे 7 बजे आपने नींबू पानी पिया या प्लेन पानी पिया, 8 बजे चाय पी, 2 रस 2 बिस्किट खाए, ठीक है, 10 बजे कॉर्नफ्लेक्स खाया, या पोहा, उपमा, इडली सांबर कुछ खाया, राइट। फिर 1 बजे आपने खाना खाया, फिर सारी चीजें लिख ली। अब आपने उसकी रैंकिंग दे दी, जैसे हमने अभी बताया कि अगर व्हीट ग्रास जूस पी रहे हैं तो वो 100% अल्कलाइन है, मैदे की पूरी खा रहे हैं तो 0 अल्कलाइनिटी है। तो ऐसे करके आप अल्कलाइनिटी को अपने हिसाब से परसेंटेज दे करके कैलकुलेट कर लीजिए कि वो 80% होती है कि नहीं। तो जब भी आप सैलेड खाएंगे तो वो 100% अल्कलाइन, कुक्ड वेजिटेबल्स 100% अल्कलाइन नहीं है, लगभग वो 60-70% अल्कलाइन बचेंगी। अगर आप स्टीम्ड वेजिटेबल्स खाते हैं तो अल्कलाइन है। अगर आप सूप पीते हैं और उसको बार बार प्रिजर्वेटिव वाला नहीं है, घर का बनाए, तो भी वो 80% 90% अल्कलाइन है। ठीक है, बट अगर आप कोई भी फ्रूट खाते हैं तो वो 100% अल्कलाइन है। तो ऐसे आप हर डाइट में आप आगे ऐड कर लो कितने % है ना। तो जैसे दिन भर की डाइट का हम दोपहर में सबसे ज्यादा डाइट लेते हैं, तो दोपहर की डाइट आप मान लो 40% होगी, रात का डिनर 30% होगा, बीच का सुबह शाम का स्नैक्स 10% होगा, सुबह का नाश्ता 20% होगा। ठीक है, ऐसे ही मील है ना, 4 हमारे मील है, जिसमें दोपहर का मील मेजर मील है, तो मेजर मील हम 40% मान लें। ठीक है, तो ऐसे पहले हमने परसेंटेज डिजाइन कर ली, फिर उसका हमने मील ब्रेक निकाल लिया कि क्या दाल चावल सब्जी रोटी क्या क्या खाया, राइट। फिर उसको हमने 40% की डाइट को डिवाइड कर दिया, 10%, 20%, 5%। अब इसमें से अल्कलाइनिटी का परसेंटेज लिख लिया।
ठीक है। तो जो भी हम कुक्ड खाते हैं, रस खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, बाहर का खाते हैं, वो सारा एसिडिक में डाल दीजिए। और जो भी हम कुकिंग कर रहे हैं तो हम उसको थोड़ी अल्कलाइनिटी को कम कर देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि कितने परसेंट अल्कलाइनिटी है, आप कितना कर पाते हैं, नहीं तो फिर मैं हुई कल समझाने के लिए। ठीक है, तो फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी समझेंगे। पर एक बार हम खुद को चेक तो करें कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, राइट? जी, soaking the raisins, dry raisins, black and normal raisins, and figs, 2 figs, 5 badam, pista, like this, dates, 4 or 5 dates, soaking overnight. Morning, grind it as a thick juice. This is alkaline or what? Ji? Alkaline, 100% alkaline. Okay. 100% alkaline. Okay. ठीक है, बिकॉज हमने हाई आरपीएम पे उसको चर्न करके मैदा नहीं बनाया। ठीक है, जब हम हाई टेम्परेचर पे किसी चीज की ग्राइंडिंग करते हैं उसको बहुत ज्यादा पीसने के लिए कि उसका रफेज ही खत्म हो जाए, सब तब वो आटा मैदा में कन्वर्ट हुआ और वो एसिडिक हो गया। ठीक है, जैसे दलिया हमारी अल्कलाइन है बिकॉज हमने उसको हाई रिजोल्यूशन पे नहीं ग्राइंड किया है। सो ये समझना पड़ेगा कि आपने उसको ग्राइंड किया है, एक स्मूदी बनाई है ना, फ्रेश स्मूदी, जिस पानी में आपने सोक किया वही पानी का इस्तेमाल किया और आपने वो सारी स्मूदी बना दी ना। Yes. Morning we are taking, all family members we are taking dry fruit juice first. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। There is no tea, coffee. So we are art of living people. So while doing Sudarshana Kriya, should avoid tea, coffee. That Very is, good. yes. Thank you. वेरी गुड, वेरी गुड। सो टी एंड कॉफी अगेन आर द एसिडिक। तो जो हमने जैसे बताया कि मैं ये नहीं कहती कि सारे लोग छोड़ दें, सबका अपना एडिक्शन है, और मेरे पास जो पेशेंट आता है वो 50 साल से पी रहा है, तो अगर हम छुड़वाते भी हैं तो भी 5-6 डेज के लिए छोड़ेगा, घर जाके फिर पिएगा, है ना, जब तक विलिंगली नहीं छोड़ेगा। सो वो 20% का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप टी कॉफी लेते हैं तो वो 20% डाइट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति 6 चाय पी रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऐसे करके आपको डिजाइन करना है कि कुक्ड फूड, एसिडिक फूड का रेशियो बनाना है। अगर हम रेशियो बना ले जाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। ओके, सो मैडम लग रहा है कि अब सीखी जाएंगी आप हिंदी हमसे। No, ji, your Hindi is very easy. I can understand, ji. हाँ, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि ना गलत बोलने से अच्छा है, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं होते। जब भी कुछ आप समझाते हैं ना तो बाय हार्ट आना चाहिए। लिखना वो सब मैंने ही नोट्स बनाए हैं पीडीएफ के, है ना। टर्मिनोलॉजी अलग चीज है, और किसी भी चीज को जब एलोबरेट करते हैं ना आप तो बाय हार्ट आता है। जैसे आप रिसीव इंग्लिश में कर रहे हो, आई नो, है ना, बट हम उसको एक्सप्लेन हिंदी में कर पा रहे हैं। Okay. So, कल मिलते हैं। कल आप लोग एक डाइट प्लान जरूर से अपना कर लेना, जिससे हम लोग समझ सके कि कैसे क्या है। फिर हम लोग फास्टिंग पढ़ेंगे जो बहुत ही अच्छी है अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। और बाकी सर यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग दे ही दे रहे हैं, तो एक बार कल के पहले और रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, एक बार सुन लीजिएगा उसको। ठीक है, और अभी तक का कल और आज का आपका पीडीएफ हम लोगों ने पहले ही ट्रांसफर कर दिया था, शेयर कर दिया था, तो उसको आप लोग रख लीजिएगा। बाद में उसको आप नोट्स को फोटोकॉपी करा के कंपाइल कर लीजिए, तो आपके पास पूरी बुक हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you. थैंक यू, नमस्कार। Thank you, Jane. नमस्ते।